है। सबको पता है कि दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया है। तो वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ आए और वो हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें और हम सब उन्नति के मार्ग पर चले, विकास के मार्ग पर चले। जहाँ तक मेरे बारे का सवाल है, उनको लगता है कि जज हमारे बीच में आया है जिन्होंने कोर्ट में बैठ करके न्याय किया है और यहाँ हमारे बीच में भी वो न्याय ज़रूर करेंगे। तो लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास मेरे प्रति जुड़ा है और मैं भी विश्वास दिलाता हूँ उनको। और ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से कि मैं न्याय अपने कोर्ट में भी किया है, ईमानदारी से किया है, अपने संकल्प के साथ किया है और लोगों के साथ इसी भावना से मैं आया हूँ कि मैं उनके साथ भी न्याय करूँ, उनकी आवाज़ को उठाऊँ, उनके मुद्दों को उठाऊँ और जो जो परेशानियाँ हैं उनको मैं दूर करूँ। क्योंकि मैं करीब 36 साल से न्याय के और कानून के संबंध में जाना है और मैंने किया है काम। तो मुझे करीब करीब सब पता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किस ऑफिस में किस तरह से काम किए जाते हैं। अपराध करके चल जाते हैं महिलाओं के साथ में और वो पकड़े नहीं जाते हैं तो उनका हौसला बढ़ता है, फिर वो अपराध करते हैं। तो अगर कैमरों की व्यवस्थाएं हो तो निश्चित रूप से उस पे भी लगाम लगेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागो और मैं हूं आपके साथ में नाज़मीन खान। जैसे जैसे चुनावी दौर नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों में उथल पुथल देखने को मिल रही है। टिकटों की आस लगाए बैठे सभी दावेदार कि दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं विद्याधर नगर में, जहां आमेर विधानसभा से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पीएस तोमर जी से। इनसे हम आज खास मुलाकात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार नाज़मीन खान जी। सर, सबसे पहले आप हमारी जनता को अपना परिचय दीजिए। नाज़मीन खान जी, ऐसा है कि मैं पीएस तोमर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज रहा हूँ और अब करीब 2 साल से आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं एमए एलएलबी किया हुआ है और मेरे परिवार में मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा क्रिकेटर है जो राजस्थान से रणजी खेलता है, आईपीएल खेला है केकेआर से और अभी आरपीएल खेला था जोधपुर सनराइजर से। छोटा बेटा मेरा एजेडबी एक फर्म है बड़ी, उसमें सुप्रीम कोर्ट में फर्म की ओर से हाई कोर्ट में जाता है, प्रैक्टिस करता है वो फर्म में। और मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर रही है। अब उन्हें वीआरएस लेकर के और आम आदमी पार्टी में काम करती है। एक भाई मेरा वकील है, ये प्रैक्टिस करता है। एक भाई का बिजनेस है अपना यहीं पर ही। एक भाई प्रोफेसर है, उनकी वाइफ भी प्रोफेसर है मेडिकल में। सर, जज होते हुए भी आपने राजनीति में आने की क्यों सोची? देखिए, राजनीति में इसलिए आया हूँ मैंने जज रहते हुए और जज से पहले जब मैं पढ़ता था तो मैंने देखा कि आम लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर राजनीतिज्ञ लोग कुछ ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। और गरीबी, बेरोजगारी ये कोई ईश्वरीय पद्धति नहीं होती, बल्कि नीतियों की वजह से, सरकारी नीतियों की वजह से घटती और बढ़ती है। तो इसलिए मैं चाहता था कि हमारे जो खास तौर से गांव के लोग हैं, गरीब है, किसान है, मजदूर है और जो छोटे दुकानदार है, मतलब एक ऐसा तबका जिसके पास खास रोजगार नहीं होते, खास पूंजी नहीं होती आगे बढ़ने के, मैं कुछ कर सकूं। सर, पार्टी तो जैसे कांग्रेस की भी थी और बीजेपी की थी, पर आपने आम आदमी पार्टी को क्यों चुना? नाजमीन, आम आदमी पार्टी चुनने का खास कारण है। आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल जी की जो पॉलिसीज रही है वो आम आदमी के लिए रही है, ना कि धनिक वर्ग के लिए। वो चाहते थे कि आम आदमी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है शिक्षा की, अच्छी शिक्षा हो। हमें देखते हैं कि आज़ादी के बाद से देश में कभी भी शिक्षा एक चुनाव का मुद्दा नहीं रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कभी कोई प्रायोरिटी नहीं रही है। तो उन्होंने इसको महसूस किया। मैं खुद गांव से आता हूं, मैंने खुद देखा है कि गांव के स्कूल कितने मतलब खराब है, हालत में है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, अच्छा कोई कैरियर गाइडेंस नहीं होती है, तो उनको कैसे हम आगे लाए। तो केजरीवाल जी ने एक तो शिक्षा के ऊपर, दूसरा उन्होंने देखा कि जो आम आदमी को जरूरत पड़ती है चिकित्सा की, वो उनको सही से मिलती नहीं है, इसके ऊपर बहुत कम फोकस है। तो 2 मुद्दों तो उन्होंने ये पकड़ा। तीसरा ये है कि
हम नेताओं की या दूसरे अधिकारियों की जब बात करते हैं उनको फ्री देते हैं, बिजली है, पानी है और दूसरी सुविधाएं हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को ये एक अच्छा लगा कि हम जो नेताओं को या बड़े लोगों को सुविधाएं हैं, फ्री बिजली की, पानी की, वो हम सामान्य आदमी को भी दें। और बिजली देखो, आपने दिल्ली में देखा होगा 200 यूनिट फ्री है, पंजाब में 300 यूनिट फ्री है, और बिजली भी 24 घंटे आती है। यहाँ आपको पता है कि क्या स्थिति है। इसलिए मैं इसको देख करके कि आम आदमी पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, आम आदमी पार्टी ने सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझा कि हम जो आम आदमी हैं उनके लिए काम करें, और ये एक दिल में थी मेरी बात। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की जो गुड गवर्नेंस है वो बहुत गजब की है। मतलब गुड गवर्नेंस का ये मतलब है कि हम जो डे टू डे में जो हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है, चाहे हमें कोई सर्टिफिकेट बनवाना है या हमें ऑफिस में कोई काम होते हैं, वो हमारे बहुत इजीली हो जाए और बिना पैसे दिए हो जाए, बिना करप्शंस के हो जाए, तो वो गुड गवर्नेंस उनका बहुत गजब का था। इसलिए इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत प्रभावित किया और इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, जबकि दूसरी पार्टियों में इन चीज़ों का बहुत बड़ा अभाव है। आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद में भी आपने क्यों चुनाव लड़ने का ये सजेशन लिया कि मैं चुनाव देखिए, लड़ूं? नाज़मीन, मुझे पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। ये निश्चित रूप से एक बड़ा पद है और ये कैडर बेस्ड पार्टी है हमारी। तो मेरी इच्छा थी कि मैं पूरे स्टेट में ही काम करूं और मैं करता भी रहा हूं। इसके अलावा पार्टी ने कहा कि आप चुनाव भी लड़िएगा, तो पार्टी के कहने के अनुसार ही मैं चुनाव में उतरा हूं। आपने चुनाव लड़ने के लिए आमेर विधानसभा को ही क्यों चुना? नाज़मीन, जब ये बात आई कि कहाँ से चुनाव लड़ना है, तो पार्टी ने मेरे ऊपर ये बात छोड़ी। मैं चाहता तो शहर से भी चुनाव लड़ सकता था, लेकिन मैंने देखा कि जयपुर के पास आमेर विधानसभा एक ऐसी है जो बहुत ही उपेक्षित रही है। यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे समस्याएं हैं। मैं खुद गांव की पृष्ठभूमि से हूँ, तो मैं गांव को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, किसानों को समझता हूँ, मजदूरों को समझता हूँ, उनकी समस्याओं को, उनके दुखों को मैं जानता हूँ। इसलिए मैंने उन लोगों के लिए काम करने का निर्णय लिया और आमेर को चुना मैंने। तो आप किन-किन मुद्दों को लेकर चुनाव में लड़ोगे आप? देखिए नाज़मीन, आमेर में मुद्दे तो बहुत हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहले जो खास मुद्दा यहाँ पर है पानी का। पानी का किस तरह से हम कंजर्वेशन करें, पानी का हम किस तरह से वाटर लेवल बढ़ाएं और क्या-क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत ही कम है इसमें और बहुत उपेक्षित रहा पानी के मैनेजमेंट के मामले में। यहाँ बरसात होती है लेकिन उसका सही से मैनेजमेंट नहीं हुआ। खास तौर से अगर हम खेती की बात करें, पहले फ्लड इरिगेशंस होती थी, लेकिन किसानों को समझ में आया कि फ्लड इरिगेशन से बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो ड्रॉप इरिगेशंस में भी आए। पहले नहीं, ड्रॉप नहीं आए, पहले उसके बाद में आए स्प्रिंग इरिगेशंस में, तो उसके बाद अब ये ड्रॉप इरिगेशंस में आए हैं। तो किसान ये समझ रहा है कि पानी की कमी तो है, तो धीरे धीरे वो शिफ्ट कर रहे हैं कि पानी की कमी है तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करें। अगर हम यहाँ पर हॉर्टिकल्चर्स का काम करें, यानी पेड़ लगाए, तो हम इस एरिया को बहुत अच्छा सा डेवलप कर सकते हैं और ये किसानों को भी समझना पड़ेगा। इसके अलावा वाटर कंजर्वेशंस का भी हम यहाँ काम करेंगे, उसके लिए कर सकते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। भांडी नदी यहाँ से निकलती है, तो भांडी नदी अभी ड्राई हो रही है, सूखी है, तो इसको किस तरह से हम भरे, रामगढ़ बांध से इसको जोड़े, इसके लिए भी हम काम करेंगे। लेकिन आज जो हम महती ज़रूरत है फिलहाल, वो यही है कि हम अंडरग्राउंड वाटर को कैसे बढ़ाएं, और वो तभी हो सकता है जब हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हो कि हम पानी का सही से एक मैनेजमेंट करें। दूसरा जो मुद्दा है, यहाँ शिक्षा का मुद्दा है। मैं देखता हूँ कि करीब करीब 50% के करीब महिलाएं जो है अब आज भी अनएजुकेटेड है इस एरिया में, और कुछ एजुकेटेड भी है तो कुछ खास उनकी शिक्षा दीक्षा है नहीं, क्योंकि यहाँ सुविधाएं नहीं है। यहाँ कहीं जो है ना कन्या विद्यालय नहीं है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है,
यहाँ के स्कूलों में करीब-करीब मैं गया हूँ, सरकारी स्कूलों में तो देखा है कि बहुत कम बच्चे हैं, वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं हैं। तो बहुत उपेक्षित है ये एरिया शिक्षा के मामले में। तो मैं चाहता हूँ कि इस एरिया को जैसे हमने दिल्ली दिल्ली में किया है केजरीवाल जी ने, कि वर्ल्ड क्लास हम मॉडल बनाएँ स्कूलों का। तो मेरी बहुत दिली इच्छा है कि मैं शिक्षा के बल पर आगे बढ़ा हूँ, मेरा परिवार भी शिक्षित है, शिक्षा के बल पे ही हम आगे जा सकते हैं। इस एरिया की गरीबों को अगर हमें ख़त्म करना है, तो हमें शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा है हमारा चिकित्सा का। इस एरिया में देखा हमने कि अच्छे हॉस्पिटल नहीं हैं, और जो है भी तो वहाँ पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं हैं, और जो ओपीडी देखी मैंने कई जगह पर, डॉक्टर कम हैं, मरीज ज़्यादा हैं, लोग परेशान हैं, प्राइवेट में जाते हैं। तो हमारे इन लोगों का बहुत सारा पैसा मेडिकल में जा रहा है। तो हम आएंगे तो निश्चित रूप से मेडिकल को भी अच्छा करेंगे, जैसे हमने दिल्ली में किया है। 500 से अधिक जो है मोहल्ला क्लिनिक वहाँ डेवलप किए हैं, मतलब, और वो भी ऐसा नहीं है, उस मोहल्ला क्लिनिक पर टेस्ट की सुविधाएं भी है और फ्री इलाज है, चाहे 1 करोड़ तक का भी हो। तो हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर भी हम इसको कर सकें। एक मुद्दा यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन का बहुत भारी मुद्दा है। पहले तो हम सड़कों की बात करें, सड़कें ऐसी कि चल नहीं सकते। अगर आप जैसे इस एरिया में रायतल तक जाने के लिए जाल्स रोड है या अंदर की रोड है, तो बहुत बुरा हाल है वहाँ पर। इसी तरह से अगर हम अंदर के एरिया की बात करें, इधर रुंडाल और इस साइड में, तो वहाँ पर भी यही है मोर और लेस। तो जब तक अच्छी रोड नहीं होंगी, तो तब तक हम कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, लोग परेशान हैं। यहाँ से कई जगह से 1 बस जाती है दिन में और वही शाम को आती है, और ज़्यादातर जगह जो है कोई सिस्टम नहीं है किसी बसेज का। सर, एक सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, जिससे क्राइम हो रहा है। आप चोरी, डकैती या फिर लोग सुसाइड कर लेते हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। इसे लेकर आपका क्या कहना है? नाज़मीन में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज देश में बेरोजगारी बहुत ज़बरदस्त चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आज पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार है, अनपढ़ आदमी बेरोजगार है, एक तरफ से लोग बेरोजगार हैं। जब हमारे हाथों को काम नहीं होगा, तो निश्चित रूप से कोई अपराध तो होगा। जब भुखमरी आएगी तो लोग अपराध की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन जब काम होता है तो उनके पास ना तो सोचने का टाइम होता, ना उनको ज़रूरत महसूस होती। तो इसलिए क्राइम पे लगाम लगाने का एक स्वाभाविक तरीका है कि हम सबको रोजगार दें, सब हाथों को हम काम दें। जिसकी जैसी उपयुक्तता है, उस तरह से हम उसको काम दें। लेकिन हम देख रहे हैं कि पीछे काफ़ी टाइम से रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो हमारे पद थे, या तो कम किए जा रहे हैं या फिर उनमें भर्तियां नहीं हो रही हैं। और राजस्थान में देखिएगा कि बड़ा एक दुखद एक पहलू है हमारे रोजगार पाने के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो युवक हैं, युवतियां हैं, कि बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। और जब वो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि आम आदमी पार्टी ने ये करके दिखाया है, करीब 36,000 रोजगार पंजाब में दिए आने के बाद में, और नए नए रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। दिल्ली में भी उन्होंने जो है ना लाखों रोजगार दिए हैं, और कभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो आज हमें युवकों के ऊपर खास तौर से फोकस करना पड़ेगा कि हम उनको रोजगार से जोड़ें, उनको इस तरह के हम चाहे धंधे से जोड़ें, उनको सहायता करें, और चाहे सर्विस प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की हो, हर हाथ को काम मिलना ही चाहिए। और सर, एक सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं की सेफ्टी। बीजेपी भी आई हुई है, यहाँ पर कांग्रेस भी आई है। दोनों पार्टी हमेशा आके बहुत महिलाओं की प्रॉब्लम को लेके बहुत ज़्यादा बताती है कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, पर जनता अभी भी इन चीज़ों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि महिलाओं के लिए ऐसी कोई व्यवस्था बनी ही नहीं है। आए दिन महिलाओं को लेके क्राइम हो रहा है। इसे लेकर आप महिलाओं की सेफ्टी को लेकर क्या कहेंगे?
नाज़मीन आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज हमारी महिलाएँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। एक तो मैं कहूँगा कि ये कानून की बहुत ही लचर व्यवस्थाएँ हैं। जितने हमारे पास में फ़ोर्स होनी चाहिए, चाहे वो कांस्टेबल लेवल से या सीनियर लेवल तक, वो नहीं है हर जगह। हर सरकार इसमें जो है न कहीं कटौती करती है, तो सही से सर्विलेंस नहीं हो पाती। एक तो दूसरा ये है कि क्योंकि लचर व्यवस्था होने से अपराधी बचते हैं। शहर में तो फिर भी हम कह सकते हैं कुछ कैमरों की व्यवस्था है, लेकिन गांव में तो वो भी नहीं है। तो पता ही नहीं चलता कि अपराधी जो है अपराध करके चल जाते हैं महिलाओं के साथ में, और वो पकड़े नहीं जाते, तो उनका हौसला बढ़ता है, फिर वो अपराध करते हैं। तो अगर कैमरों की व्यवस्थाएं हो तो निश्चित रूप से उस पे भी लगाम लगेगी, और हमें सबको अवेयर भी होना पड़ेगा। आम जनता को भी अवेयर होना पड़ेगा कि हमारे जो महिलाएं हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, हम उनकी खुद भी सुरक्षा का ध्यान रखें, सरकार भी इसके ऊपर ध्यान दे, और जो हमारे युवक है, जो बेरोजगार है, जो अपराध में लिप्त है, उनको भी हम कहीं से न कहीं से जोड़ें, क्योंकि वो अगर अपराधी बने रहेंगे तो निश्चित रूप से समाज के लिए एक बहुत ही वो घातक भी रहेंगे। और क्योंकि हम ये मानते हैं कि अपराध ही कोई पैदा नहीं होता, बल्कि अपराध समाज की देन है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनते हैं कि कोई भी युवक या युवती अपराधी बन जाते हैं। तो हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो भी ऐसा होना चाहिए कि अपराधी नहीं बने। और इसके साथ साथ क्योंकि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अपराध डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो रोजगार है, रोजगार कम है, लोगों की आय कम है, आय कम होने से उनकी आवश्यकता पूरी नहीं होती, तो वो गलत रास्तों पे चले जाते हैं, और यहाँ डिफरेंस बहुत होता जा रहा है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इसलिए ये जो अपराध का जो ग्राफ है ये भी बढ़ता जा रहा है। सर, आप हमें आमिर की कोई बड़ी समस्या बताइए जिस पे आप काम करना चाहोगे। देखिए नाजमीन, मैंने देखा है आमिर में बहुत बड़ी समस्या है। जो कचरा यहाँ एक डिपॉजिट किया जा रहा है सेवापुरा और भैरू खेजड़ा, इस वाले एरिया में लोग इतने परेशान हैं, करीब 20 गांव के लोग, ढाणियों के लोग। उनका कहना है कि उनके नलों में काला पानी आने लगा, सीपेज होकर के गंदगी नीचे जा रही है, और वहाँ गंदी हवाएं चलती हैं, और ख़ास तौर से जो बरसात का टाइम है, बरसात के टाइम में तो उनका रहना वहाँ बिल्कुल मुश्किल हो गया है। तो एक तो ये प्रॉब्लम इस एरिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं समझता हूँ, और इस पे सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। पहले भी बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ पर आए, एमएलए रहे, उन्होंने भी इस कचरे को प्लांट्स को यहाँ से हटाने का या इसको प्रोसेस कराने का बहुत आश्वासन लोगों को दिया, लेकिन नहीं किया किसी ने भी। इसी तरह से मानपुरा माचेड़ी में भी एक चमड़ा उद्योग है, वहाँ के लोगों को भी ये समस्या है कि हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा बदबू आती है वहाँ पर, वहाँ का पानी बहुत ही दूषित हो चुका है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एमसीडी का जो चुनाव लड़ा है, वो कचरे के ढेर को एक इशू बना करके किया है, और आज वो उस पर काम कर रही है। उन्होंने अलग अलग जोन बनाए हैं कि हम किस तरह से कचरे को रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से हम इसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो मेरी ये बहुत बड़ी एक प्रायोरिटी रहेगी कि मैं इस एरिया को इतना अच्छा बना दूं, चमन बना दें हम, वहाँ की आबो हवा बहुत बहुत अच्छी हो, स्वस्थ वातावरण को पैदा करे, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि ये कचरे जो डिपॉजिट प्लांट जो बना रखा है यहाँ पर, यानी इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी में लेकर के ख़त्म करें, और इसको यहाँ के इस एरिया को इससे मुक्त करें। सर, जो ये धर्म के नाम पर वोटिंग होती है, चाहे फिर आप जातिवाद देख लो, चाहे धर्म देख लो, अभी बीजेपी और कांग्रेस में ज़्यादातर धर्म के टाइम मतलब धर्म को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर ही वोटिंग हो रही है। जी। इसे लेकर आप क्या चाहोगे कि अगर आप जीत जाओ और फिर अगर आपको मौका मिलता है धर्म को लेकर आप जनता को क्या समझाओगे? देखो नाजमीन, मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी कभी धर्म की पॉलिटिक्स नहीं करती। आम आदमी पार्टी के लिए सब धर्म समान है, यानी
हमारा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी धर्म या जाति या किसी परिवार में पैदा नहीं होता। सिर्फ हम अपने धर्म को अच्छा कहें, दूसरे के धर्म को खराब कहें या दूसरे की जाति को खराब कहें, तो ये बहुत मैं कहूँगा कि तुच्छ विचार है। बल्कि हमारा सबका एक धर्म है, वो है कि मानव धर्म। और मानव में भी ये है कि हम विवेकशील बने। जब हम विवेकशील बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मानव धर्म वास्तव में जो फर्स्ट हमारा धर्म है, उसी को हम लेकर के चलेंगे। तो आम आदमी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती। हम बिल्कुल कहीं भी धर्म हमारे उसमें नहीं देखोगे और ना ही हम कभी धर्म से आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ जी, ये बीजेपी या कांग्रेस जो धर्म की जो बात करते हैं, एक आरोप लगाता है तुष्टीकरण का, दूसरा आरोप लगाता है दूसरी तरीके से। हम इस तरह की पॉलिटिक्स में नहीं घुसते हैं, ना हमारा इस तरह की कोई विचार है, ना विचारधारा है और ना हम कभी करेंगे। हमारे लिए सब मानव बराबर है, सब धर्म बराबर है। हम सबकी इज्जत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबको साथ बैठाते हैं, सबके साथ उठते बैठते हैं। सर, आप आमेर में काम कर रहे हो, आमेर में आपका आना जाना हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी को लेकर वहाँ की जनता क्या सोच रही है? देखो नाजबीन, आमेर में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ और करीब-करीब सभी ढाणियों में, गाँव में मेरा कई-कई बार आना-जाना हुआ है, लोगों से मिला हूँ। लोगों की ये राय है कि हम दोनों पार्टियों से थक चुके हैं। ये लोग प्रत्याशी बन-बन कर के यहाँ आते हैं, झूठे वादे दे कर के जाते हैं, फिर कोई इस एरिया में आता नहीं है। आम आदमी पार्टी के बहुत ही सकारात्मक है, उनका रुझान है। वे कहते हैं कि आम आदमी पार्टी वास्तव में धरातल पे काम करते हैं। उनको सबको पता है, आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबको पता है कि दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया है। तो वे चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ आए और वो हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें और हम सब उन्नति के मार्ग पे चले, विकास के मार्ग पे चले। जहाँ तक मेरे बारे का सवाल है, उनको लगता है कि जज हमारे बीच में आया है, जिन्होंने कोर्ट में बैठ कर के न्याय किया है और यहाँ हमारे बीच में भी वो न्याय ज़रूर करेंगे। तो लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास मेरे प्रति जुड़ा है और मैं भी विश्वास दिलाता हूँ उनको और ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से कि मैं न्याय अपने कोर्ट में भी किया है, ईमानदारी से किया है, अपने संकल्प के साथ किया है और लोगों के साथ इसी भावना से मैं आया हूँ कि मैं उनके साथ भी न्याय करूँ, उनकी आवाज़ को उठाऊँ, उनके मुद्दों को उठाऊँ और जो परेशानियाँ हैं उनको मैं दूर करूँ, क्योंकि मैं करीब 36 साल से न्याय के और कानून के संबंध में जाना है और मैंने किया है काम। तो मुझे करीब-करीब सब पता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किस ऑफ़िस में किस तरह से काम किए जाते हैं। तो मैं लोगों को वैसे भी हर रोज़ राय देता हूँ, कानूनी राय देता हूँ, फ्री कानूनी राय देता हूँ। लोगों की राय लोगों को राय मिल कर के उनको लगता है कि ये बिल्कुल हमारी सही राय है, ये हमें सही राय दे रहे हैं और जिससे उनकी समस्या है उसका समाधान भी होता है। तो लोग मुझे चाहते हैं कि हमारे बीच में ऐसे सीनियर होंगी, सुलझेंगी भी। थैंक यू सर।